जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग के बारे में पूरा लेक्चर कवर अप कर लिया है। उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, और ये लास्ट वीडियो होगा फर्स्ट यूनिट का। आज के बाद ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो खत्म होती है। तो जो लास्ट टॉपिक वो क्या है, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन एंड एलिमिनेशन काइनेटिक्स। तो आज हम इस वीडियो में पूरी अपनी फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट को खत्म कर लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो अगर आपको इससे कोई तकलीफ ना हो तो आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बीच बीच में मुझे कहीं रुकना पड़े या हल्का सा हिलहिलाहट हो जाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि कोई दिक्कत ना हो, वीडियो में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइम इंडक्शन एंड इनहिबिशन का, तो आइए हम एक लैंग्वेज में देख लेते हैं कि एंजाइम इंडक्शन कहते हैं किसको है। तो इंडक्शन का मतलब कैटालिस्ट होता है, और कैटालिस्ट का क्या मतलब होता है कि जो कि हमारी रिएक्शन को बढ़ावा दे दे, मतलब उसमें एक तेजी ला दे, मतलब एक एनर्जी फूंक दे उसमें से। तो इसका मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस बाय व्हिच, या एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, मतलब जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, मतलब जो ड्रग को मेटाबोलाइजेशन की ओर आगे बढ़ा रही है, मतलब उसको मेटाबोलाइज कर रही है। कहने का क्या मतलब है कि कोई ड्रग्स है, उस ड्रग को मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर रही है, उस एंजाइम की रिएक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसको क्या कहते हैं, एंजाइम इंडक्शन। कहने का क्या मतलब है कि जो एंजाइम के एक्शन को बढ़ा देता है हमारी बॉडी के ऊपर, जिससे कारण से क्या होता है कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसकी रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम इंडक्शन। और इस एजेंट को क्या कहते हैं, एंजाइम इंड्यूसर। मतलब इस एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, उसके रेट को बढ़ा देती है, उसको बोलते हैं हम एंजाइम इंड्यूसर। देन उसके बाद आता है सर्टेन ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, पॉलीसाइक्लिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। एंड सम जीनोबायोटिक्स इंक्रीज द हिपैटिक ड्रग एक्टिविटी। तो ये क्या हो गए हमारे, जो पेस्टिसाइड्स हो गए, पॉलीसाइक्लिन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, मतलब जैसे नेप्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासिन हो गए, एंड सम जीनोबायोटिक्स। ये क्या करते हैं कि जो हमारी हिपैटिक ड्रग की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये क्या किया कि यहाँ पे ये सब कैसे काम किए, हमारे एंजाइम इंडक्शन की तरह काम किए। मतलब उस ड्रग के एक्शन को उन्होंने बढ़ा दिया। किस ड्रग से एक्शन को, जो ड्रग हमने ली किसके लिए ली, हिपैटिक के लिए, मतलब हमने लीवर के, जैसे हमारी हिपैटिक का क्या मतलब होगा, लीवर। मतलब अगर आपको लीवर संबंधित कोई बीमारी है तो जब उसको ट्रीट कर रहे हैं तो उसके साथ हम इन कॉम्बिनेशन में से कुछ ले सकते हैं। पेस्टिसाइड्स तो नहीं ले सकते, लेकिन पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ले सकते हैं, जीनोबायोटिक्स ले सकते हैं, जो क्या करेगा, जो आपकी हिपैटिक ड्रग है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, जैसे सच एज फॉर एग्जांपल के CYP450, जिसको क्या कहते हैं, साइटोक्रोम P450। तो ये क्या हमारा एक एंजाइम्स है। ठीक है, एंजाइम इंडक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। जैसे कि शुरुआत में ही बताया मैंने कि जो एंजाइम इंडक्शन का मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को वो बढ़ा देगा। एंड डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग एक्शन। अब देखिए भाई, जैसे आपके एक एग्जांपल के माध्यम से बताओ, जैसे आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, तो जब अगर आप शुरुआत करेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, तो आप इजीली दौड़ के चले जाओगे। मतलब आपको उस टाइम कितना लग जाएगा, नियर अबाउट मान लीजिए 5 मिनट लग गया। ठीक, तो इस पे आपकी क्या हुई कि एनर्जी आपकी उतनी नहीं लगी। लेकिन अभी फिर आपको क्या करना है कि 10 किलोमीटर आपको दौड़ने के बोला जाए और कहा जाए कि केवल आप 2 मिनट में, तो इसमें क्या होगा कि आप 2 मिनट में तो दौड़ लेंगे, लेकिन आप थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। और थक जाने का क्या मतलब है कि आपके अंदर से एनर्जी खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से जब किसी भी ड्रग की एक्टिविटी हमारी बॉडी के ऊपर बढ़ेगी, तो उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, मतलब कितनी देर तक आपके बॉडी पर एक्शन रहेगा उसका, उसकी जो टाइमिंग है वो घट जाएगी। अब सीधी सी बात है कि भाई जब काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो थकावट ज़्यादा लगेगी। अगर थकावट ज़्यादा लगेगी तो आप ये सोचेंगे कि लाओ आप सो ले जाए। तो उसी प्रकार से ये है कि जब किसी ड्रग को हम लेते हैं और उसका एंजाइम इंडक्शन करते हैं,
तो क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो उसका बढ़ जाता है, लेकिन जो उसकी टाइमिंग होती है ड्रग एक्शन की वो घट जाती है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, एंजाइम इनहिबिशन। अब इनहिबिशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक, इनहिबिट मतलब इनहिबिट कर देना। जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि इनहिबिटर होते क्या है, इनहिबिटर का रिसेप्टार्स मतलब एगोनिस्ट नाम रहा है कि रिसेप्टार से जाके बाइंड अप कर लेते हैं और जो हमारी मेन ड्रग होती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये क्या कहते हैं, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं किसी भी पार्टिकुलर ड्रग को वहां पर बाइंड करने से। और जब ड्रग हमारी पार्टिकुलर ड्रग हमारी उस रिसेप्टार से बाइंड ही नहीं करेगी तो क्या होगा कि उसका जो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो ही नहीं होगा और ड्रग जो होगी हमारी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो दी प्रोसेस बाय व्हिच द एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम इट डिक्रीज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। तो मतलब कहने का क्या है कि यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो उसकी रेट होती है या एक्टिविटी होती है वो घट जाती है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपने कोई ड्रग लिया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम काम किया। अब जब मेटाबोलाइजिंग एंजाइम ने क्या किया कि जो ड्रग की रेट है मतलब जो ड्रग की एक्टिविटी की रेट है उसको घटा दिया, मतलब घटा दिया। तो अब जब घटा दिया तो उसको क्या बोलेंगे अब, एंजाइम इनहिबिशन, मतलब एंजाइम को इनहिबिट कर दिया और जो ड्रग की एक्टिविटी थी उसको उसने घटा दिया विद द हेल्प ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम एंड एजेंट। और जो जिसने घटाया उसको क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिटर्स। अब इसको अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो इस प्रकार से समझिए, ऐसे एंजाइम्स या ऐसे ब्लॉकर जो कि ड्रग की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, ड्रग के मेटाबोलाइज एंजाइम को घटाकर, मतलब ड्रग के मेटाबॉलिज्म को घटा देंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि जो उसकी एक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, किसी भी ड्रग का जब मेटाबॉलिज्म कम है, मतलब जब मेटाबोलाइट होगी नहीं, तो क्या उसका एक्शन आपकी बॉडी पे शो होगा, नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उसकी जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है वो घट जाएगी और इसी को बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि ड्रग की एक्टिविटी को कम कर देना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन एंड डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबोलाइजेशन। मैंने आपको बताया, एंड इंक्रीज द ड्रग एक्शन। अब भाई जितनी देर तक आपकी बॉडी में ड्रग रहेगी, मतलब मेटाबॉलिज्म, अगर एक बार मेटाबॉलिज्म हो गया तो आपकी ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं और आपकी बॉडी में ही रहेगी तो जो उसका एक्शन होगा वो धीरे धीरे शो करेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम तक करेगा। तो वही इंक्रीज द ड्रग एक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब अधिक से अधिक समय के लिए वो आपकी बॉडी पर इफेक्टिव रहेगा। देन हमारा आता है, अब जो हमारा एंजाइम इनहिबिशन है या इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, मतलब जो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है, ये हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्टली में हमारे दो टाइप के होंगे, एक कॉम्पिटिटिव होगा एंड नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो हमारा ड्रग का एक्शन होता है वो और जो ब्लॉकर होता है उन दोनों में सस्पेंस बना रहता है। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी वो हमारा वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा और जिसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी वो हमारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अगर एग्जांपल के तौर पे समझें तो जैसे कोई हमारी दो ड्रग है, ठीक, एक ड्रग ये है, एक ड्रग ये है, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये समझ लिया आपके लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। मान लीजिए पीसीएम है, ठीक है, पैरासीटामॉल है, तो जब यहाँ से बाइंड करेगी तभी ना आपकी पैरासीटामॉल आपका एक्शन शो करेगी। लेकिन अगर हम वहाँ पे कोई इनहिबिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इनहिबिटर क्या करेगा कि अगर यहाँ से आके बाइंड कर दे तो इस ड्रग को डायरेक्ट एलिमिनेट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे पैरासीटामॉल की कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं तो सबसे पहले ये क्या काम करेगा, इस इनहिबिटर को क्रॉस करेगा, मतलब इसको यहाँ पे इनएक्टिव कर देगा कि भाई आप यहाँ से निकलिए क्योंकि हम यहाँ पे बलवान हो गए हैं। तो जाके अपने इस रिसेप्टर से बाइंड करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा और यहाँ पे इसका होने या ना होने से कोई मतलब नहीं होगा। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव, अगर इसको आपको और अच्छे से समझना हो तो आप जाके एगोनिस्ट का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे इसको और डिटेल में बताया गया है। तो व्हेन दी टू ड्रग्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, जब दो ड्रग जिनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमिलर होगा एंड कंप्लीट फॉर वन एंजाइम, और दोनों क्या होंगे कि उस एक पार्टिकुलर एंजाइम के लिए कंप्लीट हो गए, देन डायरेक्ट इनहिबिशन अकर। तो वहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट इनहिबिशन अकर, मतलब जो ड्रग का मतलब एंजाइम का इनहिबिटर है, इनहिबिशन हो रहा है वो शो होगा।
तो ये क्या होते हैं, रिवर्सिबली होते हैं। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्सली अगर कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी तो जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, वो इफेक्ट इफेक्टिव रहेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेथाकोलाइन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो जो मेथाकोलिन होता है वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मेथाकोलिन क्या हो गया, एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर हो गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। अब नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, एक बार रिसेप्टर को इसने ब्लॉक कर दिया तो उसकी कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़िया ड्रग की, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होना है। तो इट अकर्स बिटवीन द टू डिसिमिलर ड्रग्स फॉर बाइंडिंग टू एन एंजाइम। कहने का क्या मतलब है कि ये जो होते हैं वो दो डिसिमिलर ड्रग, जैसे एंटीडोट एंड पॉइजन। तो एंटीडोट एंड पॉइजन, अब यहाँ से हम एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहें तो ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये मान लीजिए आपका पॉइजन है और ये क्या है, आपका एंटीडोट है। तो यहाँ पे आपके रिसेप्टार लगे हुए हैं, तो आपने क्या किया कि जहर को खाने की कोशिश की आपने, मतलब जहर खा लिया। तो आप क्या, यहाँ से रिसेप्टर बाइंड कर गया, मतलब रिसेप्टर से बाइंड कर दिया। लेकिन जब आपने एंटीडोट लिया तो एंटीडोट क्या होता है कि रिसेप्टार से बहुत तगड़ा, मतलब पॉइजन से बहुत तगड़ा होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारे जहर होगा मतलब पॉइजन होगा, उसको कहेगा आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम आपको तोड़ फोड़ के हड्डी खुड्डी तोड़ ताड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो हमारा ये एंटीडोट होगा वो जाके यहाँ से बाइंड अप कर जाएगा, और उसके बाद आप चाहे जितना जहर खाते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कितना भी आप जहर खा ले कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कर देगा, एंटीडोट क्या करेगा, इसको इलिमिनेट करता चला जाएगा। तो यही होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। अगर एक बार आपके रिसेप्टर से बाइंड कर गया तो उस पर चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन ड्रग की बढ़ा ले, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इनहिबिशन ऑफ सर्टेन ड्रग बाय मेटल्स, मतलब जैसे मेटल्स के द्वारा सर्टेन कुछ ड्रग्स की ऐसे जो इनहिबिट कर लिया जाता है। देन हमारा आता है इनडायरेक्ट इनहिबिशन। अब इनडायरेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली वहाँ पे रिसेप्टार से जाके बाइंड नहीं करेगा, किसी न किसी माध्यम से, चाहे उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा या कुछ भी कर देगा उस प्रकार से। तो पहला क्या है, रिप्रीजन। रिप्रीजन का क्या मतलब होता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम के लेवल को ही घटा देगा। अब जब आपकी बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी ड्रग के साथ, तब क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होगा, नहीं होगा। व्हिच मे बी ड्यू इनएडिक्वेट एंजाइम सिंथेसिस, जिसका क्या काम होगा कि एंजाइम की जो सिंथेसिस होती है उसको इनबैलेंस कर देगा, उसको क्या कर देगा, इम्बैलेंस कर देगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे प्यूरोमाइसिन, एथियोनिटेक, ईटीसी, और ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम बाय CCl4 एंड CS2 ETC। देन आता है हमारा अल्टर्ड फिजियोलॉजी। अब क्या करेंगे कि अब उसकी फिजियोलॉजिकल, मतलब फिजियोलॉजी को ही अल्टर कर देंगे, किसकी, एंजाइम के। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर लाइक इम्बैलेंस इन द लेवल ऑफ एसेंशियल हार्मोन, मतलब आप जो हार्मोन्स होगा उसके लेवल को ही कम कर देंगे या इम्बैलेंस कर देंगे, या डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जब न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो वहाँ पे एंजाइम का प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो मे आल्सो कॉज एंजाइम इनहिबिशन। ये भी क्या कर सकता है, आपके अंदर एंजाइम इनहिबिशन कॉज कर सकता है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है काइनेटिक ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन से ही संबंधित हमारा है। तो काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है, मूवमेंट, मतलब जो आपके ड्रग ड्रग का एलिमिनेशन होता है उसकी मूवमेंट किस प्रकार से होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द एलिमिनेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ ड्रग इज यूजफुल इन डिजाइनिंग रेशनल डोसेस रेजिमेंट्स। मतलब कहने का क्या है, हम किसी भी ड्रग की एलिमिनेशन रेट को और उसके काइनेटिक रेट को देखकर, जानकर, पहचान कर हम डोसेस फॉर्म को इजीली डिजाइन कर सकते हैं कि वो हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करे, और जैसे ही उसका इफेक्ट काम खत्म हो जाए हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। अब ऐसा ना हो कि आपने ड्रग ले ली, उसका एक्शन शो हो गया, बट वो आपके बॉडी के अंदर ही पड़ी रह गई। तो अगर आपके बॉडी के अंदर ही पड़ी रह जाएगी तो क्या होगी, वहाँ पे टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी। तो इसके दो पैटर्न होते हैं, क्या, एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है, एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक होता है, या जीरो काइनेटिक ऑर्डर, ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, सेकंड पार्ट मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, उसी प्रकार से इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होता है एंड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक होता है। बस आप इतना समझ लिए कि इसमें कुछ कुछ बैलेंसिंग होगा, इसमें एकदम लीनियर लाइन होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है, इसको एक्सपोनेंशियल काइनेटिक्स का भी नाम से जाने जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल काइनेटिक्स, तो आपको वहाँ पे क्या डिफाइन करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन, जहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन किस पे डिपेंड करती है, एक कांस्टेंट या सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, मतलब
हमारी एक कांस्टेंट अमाउंट में, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इतनी अमाउंट में जो ड्रग होगी हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगी। देन क्लियरेंस ऑफ ड्रग में बी डिफाइंड है। अब अगर आपको इसको डिफाइन करना है कि क्लियरेंस, जैसे एग्जाम में पूछ ले जाता है कि व्हाट डू यू मीन में क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। अब क्लियरेंस का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी में से कितने वॉल्यूम में कितने अमाउंट में जो ड्रग है वो एलिमिनेट की गई। तो इसका अगर डेफिनेशन देखें तो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच, मतलब कहने का क्या है कि जो ड्रग प्लाज्मा हमारी, मतलब ड्रग के साथ जो प्लाज्मा हमारी है, तो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम व्हिच द ड्रग हैज बीन कंप्लीटली रिमूव, मतलब प्लाज्मा के साथ कितनी मात्रा में जो हमारी ड्रग हमारी बॉडी से रिमूव आई है इन अ यूनिट टाइम, मतलब एक कांस्टेंट टाइम में, जैसे 1 मिनट में कितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन की ड्रग हमारी एलिमिनेट की गई। तो आइए हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो ग्राफ, 1 मिनट, ग्राफ में हम ला कर आ रहा हूँ। ये देखिए जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। तो द ड्रग इज इलिमिनेटेड एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एंड प्लाज्मा, मतलब कहने का क्या है कि जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन होती है विद द ड्रग वो किस टाइमिंग पे हमारी एलिमिनेट होती है, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय ए प्लॉट ए ग्राफ, इसको हम एक ग्राफ प्लॉट करने की सहायता से देख सकते हैं। और जो हमारा प्लॉट ग्राफ प्लॉट होगा वो किसके बिटवीन में होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड टाइमिंग के बीच में होगा। तो आइए देख लेते हैं। जैसे ये जो लाइन हमारी जा रही है वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब 0.2 कंसंट्रेशन, 0.4, 1, 1.2, 1.5, तो ये क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है। और ये हमारी टाइमिंग, मतलब जैसे देखिए आपने एक 1 ml में ली, मतलब जो आपकी कंसंट्रेशन है ड्रग की वो कितनी है, प्लाज्मा के साथ बाइंड करने के बाद 1 है। तो इसकी जो इलिमिनेशन टाइमिंग है वो 30 है। तो आप इसको क्या कहते हैं, टाइमिंग ऑफ इलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एट द कंसंट्रेशन, मतलब कितने कंसंट्रेशन में आपकी जो ड्रग है वो कितने टाइम में आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगी। अब इससे आपका क्या फर्क होगा, जैसे आपको 500 mg की मेडिसिन दी गई, ठीक है, तो आप 500 mg की जो मेडिसिन है वो आपके बॉडी में कितनी देर में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, मेटाबॉलिज्म में पता चला आपको। एंड वो 500 mg की जो टेबलेट है, जो ड्रग है, वो आपके बॉडी से कितनी देर में एलिमिनेट हो जाएगी ये करेगा। अब बाई चांस ऐसा हुआ कि वो ड्रग, तो पता चला कि जो आपकी ड्रग है वो आपको जैसे पोटेंसी, कितनी पोटेंसी की ड्रग है वो आपके बॉडी से 30 मिनट के अंदर ही एलिमिनेट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी कॉज कर जाएगी। तो इसीलिए जो काइनेटिक ऑफ द एलिमिनेशन है, एलिमिनेटेड काइनेटिक है, वो हमारी किसी भी ड्रग की प्रिपरेशन के लिए सबसे मेन फैक्टर काम करती है। अगर ये हमारी मेंटेन नहीं की गई तो जो हमारी ड्रग है वो हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकती है, जिसके कारण से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। जैसे आपने सुना भी होगा कि ये ड्रग लेने के कारण इनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पे 2 काम करते हैं, या तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है या तो जो उसकी ड्रग काइनेटिक्स है वो वहाँ पे काम करनी बंद कर देती है और वह उसके बॉडी में एज इट इज पड़ी रहती है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो ड्रग होती है अपना एडवर्स इफेक्ट शो करती है और आपके ऑक्सीजन लेवल से लेके पल्स रेट तो बीपी तक एंड हार्ट कंस्ट्रक्शन डायलेशन तक को इफेक्ट कर देती है, जिसके कारण से आपको टॉक्सिसिटी हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है एंड आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 2 ml ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड एट 70 मिनट, मतलब 2 ml की ड्रग आपने ली वो आपके बॉडी से कितने टाइमिंग में एलिमिनेट होनी चाहिए, 70 मिनट में। अगर 70 मिनट से 75 मिनट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही 80 मिनट गई तो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद जनरल फार्मूला, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं फार्मूले के द्वारा। तो प्लाज्मा ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इक्वल टू इनिशियल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, कहने का मतलब क्या है कि वो ड्रग उस टाइम में कितने प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे है, मतलब कहने का क्या मतलब, जैसे आपने कोई ड्रग ले ली तो 20 मिनट के बाद उस ड्रग में कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, कितना बचा हुआ है, ये इज इक्वल टू इनिशियल प्लाज्मा, जब आपने वो ड्रग ली थी तो आपका प्लाज्मा की कंसंट्रेशन भी ड्रग कितनी थी। तो आप इस फार्मूले के द्वारा इसको निकाल सकते हैं, किसको निकाल सकते हैं, काइनेटिक एलिमिनेशन को निकाल सकते हैं। देन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, अब हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग का मतलब कह सकते हैं कि आपकी जो ड्रग है आपकी बॉडी में गई उसके जो इफेक्ट है उसका अर्धायुकाल, जैसे हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, अर्धायुकाल। तो जो आपकी ड्रग है, ठीक है, ड्रग आपकी बॉडी में कितनी देर रही, जैसे 70 मिनट रही तो उसकी जो हाफ लाइफ है मतलब 35 मिनट, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। द टाइम टेकन फॉर रिडक्शन इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब जो टाइम लगता है किसमें, कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन को रिडक्ट करने में
टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब जैसे टोटल वैल्यू आपकी लगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने कोई ड्रग ली, वो प्लाज्मा के साथ हमारी बाइंड कर गई, ठीक है, मतलब जैसे ये आपका प्लाज्मा है और ये आपकी ड्रग वहां से बाइंड कर ली गई, ठीक है। अब ये टोटल आपकी समझ लीजिए 70 मिनट में एलिमिनेट होता ही होती है। तो अब इसका हाफ मतलब 35 मिनट, इसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, मतलब ये ड्रग की हाफ लाइफ। तो 35 मिनट क्या हो गया, ड्रग की हाफ लाइफ हो गई। हाउ मेनी टाइम ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब कितने समय के लिए आपकी बॉडी में वो ड्रग प्रेजेंट है। द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग डिपेंड अपॉन द इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस। तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ ड्रग बटा क्लियरेंस। आप इसके फार्मूले के द्वारा आप हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग को निकाल सकते हैं। देन आता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या कहते हैं, लीनियर काइनेटिक्स। कहने का मतलब क्या है, इसमें टाइमिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये आपकी बॉडी से कभी भी निकल सकती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, कहने का क्या मतलब, ये प्लाज्मा के मतलब जो ड्रग प्लाज्मा कॉम्प्लेक्स बनता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो चाहे हायर अमाउंट में बने चाहे लोअर अमाउंट में बने, वो आपकी ड्रग एलिमिनेट होनी ही होनी है। मतलब इंक्रीज इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जब हमारे प्लाज्मा के साथ ड्रग जो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले जाता है इन हायर अमाउंट या इन हायर कंसंट्रेशन, तो उसकी एलिमिनेशन काइनेटिक होती है। मतलब आपके बॉडी से कितने देर में वो एलिमिनेट होगी, मतलब बाहर होगी, तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो बढ़ जाती है। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहता है कि आपकी जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आप जितनी मन कहे उतनी बढ़ाते चाहिए, लेकिन जो उसकी एलिमिनेशन रेट है वो 30 मिनट है तो 30 मिनट ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपकी कोई प्लाज्मा ड्रग है, उसका 70 मिनट मतलब बाहर करने का मतलब एलिमिनेट करने का टाइम है, और लेकिन जो उसकी पोटेंसी कितनी है, 5 पोटेंसी है, ठीक, 5 पोटेंसी है। लेकिन अगर आपने पोटेंसी बढ़ा दी, 10 पोटेंसी कर ली, तब भी वो 70 मिनट में ही एलिमिनेट होगी। ऐसा नहीं है कि 140 मिनट हो जाएगी, वो 70 मिनट में। इसी को क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आप प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाइए, लेकिन जो नॉट इंक्रीज द एलिमिनेशन रेट, मतलब उसका एलिमिनेशन रेट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ जो बना है वो एकदम लीनियर बना है, मतलब सर्टेन टाइम सर्टेन कंसंट्रेशन, चाहे आप कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी बढ़ाइए लेकिन टाइमिंग इतनी ही लगेगी आपकी। देन उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ ड्रग, मतलब जीरो ऑर्डर काइंड एलिमिनेशन के कौन कौन से ड्रग्स हैं। जैसे ए हायर डोज ऑफ एल्कोहल हो गया, डाइकुमेरोल हो गया, ओरल प्रोपानोलॉल हो गया, फिनोटाइन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, ठीक है। अब मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक ड्रग कौन कौन सी हो जाएगी, इट इज इलिमिनेटेड काइनेटिक्स वेयर स्मॉलर डोज ऑफ द ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के पार्शियली फॉलो करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। वाइल हायर डोजेस ऑफ द सेम ड्रग, जबकि उस सेम ड्रग की अगर आप हाई डोज दे देते हैं तो क्या करती है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। कहने का क्या मतलब है कि सीधा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका कंप्लीट मतलब क्लियर हुआ होगा कि जब किसी ड्रग को हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती है, और जब किसी ड्रग को हम हायर अमाउंट में लेते हैं तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करती है। तो अगर आपसे डिफरेंट पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक, तो देन आप क्या राइट वहाँ पे क्या लिखेंगे, दोज ड्रग व्हिच व्हिच डोज इज स्मॉलर, मतलब जिसकी ऐसी ड्रग जिसकी जो डोज हम दे रहे हैं वो स्मॉल है, तो वो कौन से हमारी काइनेटिक्स फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। एंड दोज ड्रग which have higher doses of the same drug do follow zero order kinetics. This caused because of saturation of elimination process at a higher concentration. For example पे aspirin हो गई, डिडॉक्सिन हो गई एंड फिनोटोइन हो गई। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक ग्राफ बना हुआ है, तो ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, टाइमिंग है। तो आप जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में देख रहे हैं कि एकदम लीनियर आया है, मतलब इसमें कोई भी वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं हुआ है। और वहीं आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में देख रहे हैं वो एकदम ये राउंड मतलब कुछ इस पे कर्व जैसा बना है। तो ये हो गया हमारी क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो स्मॉलर डोज के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और हायर डोज के लिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो आई थिंक यहाँ पे आपका जब पूरा वीडियो आपने देखा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम कंप्लीटली क्लियर हुआ कि जो मतलब काइनेटिक ऑर्डर होता है या एलिमिनेशन काइनेटिक्स होता है वो कैसे हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है और क्यों काम करता है। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है आपकी फार्माकोलॉजी का। और हमारे चैनल का क्या नाम है, एक बार आप अपने मुंह से बोलिए, लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।
और हम पढ़ भी रहे हैं एकदम लेटेस्ट तरीके से। किसी भी चैनल का कोई भी कॉपीराइट नहीं आ सकता है। आप हमारी नोट्स किसी भी चैनल से कंपेयर करके देख लीजिए, आपको हमारी जो नोट्स है वो एकदम यूनिक लगेगी। ऐसा नहीं है कि किसी बुक का भी मैंने आपको छाप के नहीं पढ़ाया है। जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने पढ़ के बुक से ही पढ़ा है, लेकिन पढ़ के देन उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देन उसको एक पेपर में राइट करके देन आपको बताया है। तो इतनी मेहनत लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर थिंग, आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आई एम कोरोना पॉजिटिव, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। इसीलिए आपको इस वीडियो में मेरी आवाज़ बहुत स्लो लग रही है, क्योंकि अगर मैं तेज़ आवाज़ में बोलता, क्योंकि मेरी आवाज़ तेज़ है, अगर तेज़ आवाज़ में बोलता हूँ शायद मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो आप प्रे कीजिए कि मेरी जो हालात है इस समय वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग द वीडियो, and like my video and subscribe my channel. Thank you for watching the video.